बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम सेकंड ईयर का 8th यूनिट वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था डायमेंशंस ऑफ एच ओवर एम सी आर सेम एज। तो देखें, जिनको फार्मूला याद होता है कॉम्पटन शिफ्ट वाला, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो आसानी से देख सकते हैं कि वन जो है, चूंकि कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। कॉस थीटा वैसे डायमेंशन लेस है। ये आपको कोई ना कोई नंबर देता है हमेशा। जब भी आप किसी मतलब सपोज आप cos 90 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? जीरो। cos 45 की वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 1/√2। तो ये कोई ना कोई आपको नंबर मिलता है। इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ये तो डायमेंशन लेस है। पीछे रह गई ये वाली चीज़, तो इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट साइड पे वेवलेंथ है तो राइट साइड पे जो एच ओवर एम नॉट सी है ये भी फिर वेवलेंथ होगी। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में ये देखा था डायमेंशन एनालिसिस में कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो लिहाजा एच ओवर एम नॉट सी की डायमेंशन वेवलेंथ वाली डायमेंशन और वेवलेंथ की डायमेंशन लेंथ होती है। तो लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये स्लोप आप आसानी से फाइंड कर सकते थे। फार्मूला आपको बताया हुआ था, एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस 1/2 एम वी स्क्र। और हमें ये भी पता है कि ये जो सेकंड टर्म है 1/2 एम वी स्क्र, ये इक्वल होती है वी ई के, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे ये जो वी है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो आप इसको लिख सकते हैं एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस वी ई। तो चूंकि स्लोप आप देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पे आपने लेना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी, और एक्स एक्सिस पे लेनी है आपने फ्रीक्वेंसी। तो ये वाली फॉर्म आपने बनानी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कब होती है? जब आप वाई एक्सिस ये लेते हैं और ये वाला एक्सिस आप एक्स लेते हैं। तो इस लिहाज से अब आपने इसकी एडजस्टमेंट कुछ ऐसे करनी है कि आपकी ये लेफ्ट साइड पे y की बजाय क्या आ जाए? v आ जाए। और राइट साइड पे आपके पास यहाँ x की जगह क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, f होना चाहिए। और इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी वो स्लोप होगी। क्योंकि x के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है तो m को हम स्लोप कहते हैं। तो वो फॉर्म ज़रा बनाएं, आप आसानी से बना सकते हैं। वी ई को सेपरेट करें तो ये बनेगा एच एफ माइनस एच एफ नॉट। और इस तरीके से v इक्वल आ जाएगा एच ओवर ई एफ माइनस एच ओवर ई एफ नॉट। तो ये देखें जी, ये वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी आ गई हमारे पास। क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया हुआ है तो वो हमने सेपरेट कर लिया है, ये आ गया। और एक्स एक्सिस पे चूंकि हमने फ्रीक्वेंसी ली हुई है तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। यानी इस फार्मूले को साथ साथ कंपेयर करते जाएं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को। तो y का मतलब है y एक्सिस वाली क्वांटिटी, वो हमने इधर ले लिया पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और राइट साइड पे आपने वो क्वांटिटी पहले लिखनी है जो आपने एक्स एक्सिस के अलांग ली हुई है। तो चूंकि हमने एक्स एक्सिस के अलांग फ्रीक्वेंसी ली हुई है तो लिहाजा वो फ्रीक्वेंसी वाली टर्म आ गई। अब इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही होगी वो होगा स्लोप। क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसके साथ एम है, ये स्लोप है। तो लिहाजा एच ओवर एम ई इज द राइट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, रेडियो स्टेशन एमिट्स 10 किलोवाट पावर ऑफ 98 पॉइंट मेगा हर्ट्स। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है, प्रोटॉन लिखा हुआ है, फोटॉन्स होने चाहिए थे। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। तो बड़ा सिंपल सा ये न्यूमेरिकल था। हमें पता है क्योंकि उसने पावर आपको दे दी है ये। तो पावर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसी तरह इंटेंसिटी अगर हो तो इंटेंसिटी का यूनिट फार्मूला हमारे पास होता है पावर पर यूनिट टाइम। ये बड़ा जनरल सा फार्मूला, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए।
किसी भी वक्त आपको यूज करना पड़ सकता है। तो एनर्जी का हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो प्लांक्स लॉ से है, NHF। अब आप सोच रहे होंगे कि एन तो हमने पढ़ा हुआ ही नहीं है। आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो है E = HF। तो ये एक फोटॉन की एनर्जी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फोटॉन हो तो फिर आप यहाँ पे एन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे P = NHF। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी हम बात कर रहे थे कि हमें पावर गिवन है और आपने नंबर ऑफ फोटॉन फाइंड करने हैं, प्रोटॉन नहीं है, फोटॉन्स। और क्योंकि पावर का फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम और इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट टाइम। और एनर्जी जो है वो फोटॉन के लिए आप लिख सकते हैं E = NHF। यहाँ पे एन जो है इसलिए हमने लगाया है क्योंकि आपके पास जब एक से ज्यादा फोटॉन्स होते हैं तो फिर आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं E = NHF। और इस तरीके से यहाँ पे जो एन है ये नंबर ऑफ फोटॉन भी बताता है। यानी अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन फाइंड करने पड़ जाए, जैसा कि हमारा इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड फाइंड करके दें, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये की वैल्यू आप उधर पावर में लगाएं तो P = NHF/T। ये चीज हमने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। तो इसको इधर ही रहने दें। तो HF जो है वो मल्टी डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो N/T जो है वो इक्वल आ जाएगा पावर डिवाइडेड बाई HF। पावर जो गिवन है वो है 10 किलोवाट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, किलो चूंकि होता है 10⁻³ और 10 हमारे पास ये है तो टोटल होगी 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू होती है 6.63। तो वो 6.63 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने लगा हूँ टाइम सेव करने के लिए। यही चीज़ें आपने पेपर में भी यूज़ करनी होती हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करें 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34। और साथ क्या है, साथ है HF। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ऊपर गिवन है 90.8 मेगा हर्ट्स। तो 90.8 मेगा, मेगा होता है 10⁻⁶। तो डेसिमल एक आप इधर ले आए तो ये बनेगा 9.08 10⁻⁷ हो जाएगा, 7। अब ये जब आप इन पावर को आपस में प्लस माइनस करेंगे, ये -का 34 है, वो +का 7 है, तो ये आपस में रह जाएगा -का 27। और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो है वो इक्वल आ जाएगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई ये जो 9 है, इसको जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9 7 54। सॉरी, 63। और 10⁻⁻27 हो जाएगा क्योंकि -34 है और वो 7 है, ये -का 27 रह जाएगा। अब ये जो 63 है इसको आप लिख सकते हैं 6.3। और जो एक 10 है वो इस -27 के साथ मिल के बना देगा -26। और इस तरीके से
ये जो माइनस का 26 है ये ऊपर जब जाएगा 10⁴ के साथ मिलेगा तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का 4 प्लस है और नीचे -26 है, ये भी ऊपर जाके प्लस का 26 हो जाएगा और इस तरीके से आपके पास 30, यानी 30 की टर्म आएगी, यानी 1/6.3 10⁻30। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीब करीब जो है वो 10⁻30 के वो ये ऑप्शन है, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली हुई है तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 1.6 10⁻29 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन विद एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम में फोटॉन की एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, हमने आंगस्ट्रॉम में बतानी है। देखें, एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपने याद रखना है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर दफा पेपर में आता है, पीपीएससी में तो कम से कम हर दफा आता है। अगर आपने नोट्स के प्रिंट लिए हुए हैं तो ये फार्मूला वहां पे लिख लें। वो ये है कि लैम्डा इन नैनोमीटर इज इक्वल टू 1240, वैसे 40 नहीं है, अगर आप स्ट्रिक्टली देखें तो ये बनता है 1243 डिवाइडेड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगी और वेवलेंथ आपने नैनोमीटर में निकालनी होगी तो ये फार्मूला आपने यूज करना है 1243 डिवाइडेड बाई ई। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ये फार्मूला उस वक्त यूज करना है जब आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई हो। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है तो आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं तो जो वेवलेंथ आएगी ये याद रखें ये नैनोमीटर में आएगी। तो ये दो बातें मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है पीपीएससी के हर पेपर में, तकरीबन ये क्वेश्चन आता है। सिंपल से ही क्वेश्चन होता है, अभी इस दफ़ा जो आया हुआ था वो ये था कि जो एनर्जी गिवन थी फोटॉन की वो गिवन थी 620 वोल्ट, सॉरी 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये देख लें उसने खुद ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई और हम ये फार्मूला यूज भी तब कर सकते हैं जब ये एनर्जी फोटॉन में हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो। तो बड़ा सिंपल सा ये था। ऊपर आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है 1240 और नीचे जब आप 620 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जवाब आ जाएगा, तो 2 नैनोमीटर। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ कि जो वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है किस में आएगी, नैनोमीटर में। तो 2 नैनोमीटर। बाकी अगर ऑप्शन में आंगस्ट्रॉम में गिवन है तो फिर आपने इसको एडजस्ट थोड़ा बहुत कर लेना है, यानी 10 की पावर जो है वो आगे पीछे आपने कर लेनी है। जैसे कि अभी इसी को सपोज आप कहें कि नैनोमीटर को मैं ले जाऊं आंगस्ट्रॉम में, तो कैसे लेके जाऊंगा, ये देखें लैम्डा इज इक्वल टू है 2 नैनोमीटर। अब आंगस्ट्रॉम हमें पता है 10⁻10 होता है, जबकि नैनो होता है 10⁻9। तो मैं क्या करता हूँ, एक 10⁻1 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 10⁻1 से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो इस तरीके से बन जाएगा 2 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 और डिवाइड भी कर दिया 10⁻1 से। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये 10⁻10 बना देंगी और इस तरीके से 2 10⁻10 और नीचे वाला जो -1 है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, +1। और ये आ गया आंगस्ट्रॉम में, सॉरी अभी आंगस्ट्रॉम में नहीं, अभी फिलहाल हम मीटर लिखेंगे। और 10⁻10 मीटर जो होता है ये आंगस्ट्रॉम होता है, और 2 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होकर 20 बन गए, यानी 20 आंगस्ट्रॉम। वही चीज जो 2 नैनोमीटर थी जब उसको हम आंगस्ट्रॉम में ले गए तो वो 20 आंगस्ट्रॉम बन गए। और वैसे भी ये होना भी चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि यूनिट आपने छोटा कर दिया है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, तो 1240 डिवाइडेड बाई 1 आप कर दें और उस तरीके से आपके पास जो वेवलेंथ आएगी वो आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो आपको ऑलरेडी गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा 1240 नैनोमीटर। ये फिर याद रखें जो वेवलेंथ आपको मिलेगी ये नैनोमीटर में मिलेगी, लेकिन आपने लेके जाना है इसको एंगस्ट्रॉम में, तो वही प्रोसीजर 10⁻1 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो ये
आपके पास चला जाएगा 1240 के साथ एक जीरो और लग जाएगी। जिस तरह वो 2 था तो 20 हो गया था आर्मस्ट्रांग में, बिल्कुल ऐसे ही ये 240 है तो ये 1240 था, एक जीरो और लगा दें तो ये आर्मस्ट्रांग में चला जाएगा। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फोटोन इज रिक्वायर्ड फॉर द पेयर प्रोडक्शन फिनोमेना टू अकर। यानी पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें कौन सा फोटोन चाहिए, तो वो हाई एनर्जी फोटोन होता है जो कि गैमा रे होता है। तो गैमा रे फोटोन हमें रिक्वायर्ड होता है। एक्स रे से भी नहीं पेयर प्रोडक्शन हो सकता, अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड किसी से भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको गैमा रे चाहिए होता है। और ये गैमा रे फोटोन वो फोटोन होता है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से आपको नहीं मिल सकता। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो एनर्जी का फोटोन मिल सकता है वो एक्स रे मिल सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, यानी जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो जो फोटॉन एमिट होते हैं वो कभी भी गैमा रे की तरफ नहीं जाते फोटॉन, वो मैक्सिमम एक्स रे की तरफ जाते हैं। उससे ज़्यादा की जो एनर्जी है जो कि गैमा रे में होती है वो न्यूक्लियर ट्रांजिशन से मिलती है। यानी जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में जाता है और दोबारा डी एक्साइट होता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो गैमा रे एमिट करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में आप नोट कर लें। इसके बाद छठा क्वेश्चन है ए फोटोन ऑफ एनर्जी 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन ए लेड न्यूक्लियस causing the creation of electron positron pair। यानी एक फोटॉन था 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और उसको आपने फॉल करवाया लेड के न्यूक्लियस पे, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जो है वो क्रिएट हुए। दे ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द फोटॉन। यानी फोटॉन जो है उसकी डायरेक्शन, यानी फोटॉन अगर इधर गया है तो जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो उसकी परपेंडिकुलर, यानी पॉजिट्रॉन इधर और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब कैसे फाइंड करनी है जी, हमें पता है कि जो इक्वेशन है हमारे पास वो है एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लिखते हैं 2m0 सी स्केयर, क्योंकि दोनों का रेस्ट मैस जो है वो सेम होता है, तो लिहाजा हम 2 का टर्म लिख देते हैं, और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो ये जो एनर्जी है ना m0 c स्क्वायर, ये होता है 0.51। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कंज्यूम हो गए प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को बनाने में। पीछे कितनी एनर्जी रह गई, माइनस कर लें 4.1 में से 1.02 आप माइनस कर दें, तो ये रह गए 3.02। अब 3.02 जो है, ये जो एनर्जी है ये इस्तेमाल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो इसको आप, हमें चाहिए है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको मजीद हाफ कर दें, क्योंकि आधी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन बन जाएगी और आधी जो है वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगी। तो जब इसको आप हाफ करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा 1.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर आ जाता काइनेटिक एनर्जी की बजाय अगर आता सिर्फ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपने काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड कर देना था। ये भी याद रखें, रेस्ट मैस ऑफ एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो 0.51, और काइनेटिक जो है वो आपने ऐड करके फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है एट व्हाट स्पीड द रिलेटिविस्टिक लेंथ बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। यानी कौन सी रिलेटिविस्टिक स्पीड पे जो लेंथ है वो प्रॉपर लेंथ की हाफ हो जाती है। प्रॉपर लेंथ हमें पता है ये वो लेंथ होती है जब ऑब्जर्वर और
जो मेजरेबल इवेंट होता है वो दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, यानी उनके दरमियान कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तो फिर जब आप लेंथ मेजर करते हैं तो वो प्रॉपर लेंथ होती है। लेकिन जब दोनों के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन हो तो फिर आप जो लेंथ मेजर करते हैं वो हमेशा एक्चुअल लेंथ से लेस होती है। और उसका फार्मूला जो है वो आपको पता है कि एल इज इक्वल टू 1/γ एल नॉट होती है। और गैमा की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 1/√1 - v/c का होल स्क्वायर। तो इतना हमें पता है कि जो लेंथ है वो हाफ होगी, यानी ये जो एल है इसकी जगह आप लिख दें L0/2 इज इक्वल टू गैमा की जब आप वैल्यू लगाएंगे तो ये आ जाएगा √1 - v/c का होल स्क्वायर एल नॉट कट जाएगा। और इस तरीके से आपके पास दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने से इधर आ जाएगा 1/4, और इधर जो है वो 1 - v/c का होल स्क्वायर। v/c चूंकि माइनस में है इधर, इस साइड पे ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा, और 1/4 आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 3/4। अब स्क्वायर खत्म करें तो स्क्वेयरिंग खत्म करने के बाद आपके पास बनेगा v/c इज इक्वल टू √3/2। और इस तरीके से ये आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी √3/2c। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम डायलेशन के लिहाज से भी पूछा जा सकता है, और लेंथ कंस्ट्रक्शन के वाले से भी। तो चाहे आपसे ये कहा जाए कि वो रिलेटिविस्टिक स्पीड फाइंड करें जिसमें किसी चीज़ का जो टाइम है वो डबल हो जाए, तो भी आंसर यही आता है v = 3/2। और अगर कहा जाए कि वो स्पीड फाइंड करें जिसमें लेंथ हाफ हो जाती है, तो भी इसका आंसर है √3/2। बाकी अगर वो कहता है कि लेंथ जो है वो 1/3 हो जाती है, तो फिर उसको आपने सॉल्व करना है अलग से, या 1/4 हो जाती है तो भी आपने स्पीड अलग से फाइंड करनी है। ये जरा असाइनमेंट के तौर पे कीजिएगा कि अगर लेंथ 1/3 रह जाती है तो v की वैल्यू क्या आती है, या लेंथ जो है वो 1/4 रह जाती है तो स्पीड क्या आती है। तो सिंपली आपने एक दफ़ा l की जगह L0/3 लगाना है, और दूसरी दफ़ा आपने l की जगह L0/4 लगाना है, और आपने v की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। ये याद रखें कि पेयर प्रोडक्शन जो है ये हमेशा इन दी विसिनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस ये अकर होता है। हैवी न्यूक्लियस अगर अवेलेबल नहीं है, गैमा रेडिएशन को सामने हैवी न्यूक्लियस नहीं मिलता, तो कभी भी पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना नहीं हो सकता, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए हैवी न्यूक्लियस का होना जरूरी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। Photon A has twice the energy of photon B. What is ratio of their momenta A to B? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। हमें पता है कि जो फोटॉन का मोमेंटम है उसको हम कैसे लिखते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू पी सी। तो रेशियो हमने फाइंड करनी है मोमेंटम की, तो पी ए जो है वो इक्वल आ जाएगा E A/C। और इसी तरह पी बी जो है वो इक्वल आ जाएगा E B/C। सी के साथ मैं कोई सब्सक्रिप्ट नहीं लगा रहा, ना तो ए का और ना ही बी, क्योंकि हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है। अब पी ए को डिवाइड करें पी बी से, तो ये आ जाएगा E A/E B। सी जो है वो चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो वो कट जाएगा। और एनर्जी ऑफ फोटॉन ए जो है वो ट्वाइस है, यानी 2E/B/E B। तो E B कट गया तो 2 आ गया, तो इन दोनों की जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ गई है, 2 के। Question number 10. The temperature of human body is 37 degrees centigrade. The intensity of radiation emitted by the human body is maximum at wavelength. विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। वो हमें पता है कि जो लैम्डा मैक्सिमम होता है मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन केल्विन, ये याद रखें। जब भी फार्मूला आप कोई भी पढ़ते हैं तो उसमें चीज़ें देख लिया करें कि वो फार्मूला किस चीज़ के लिए वैलिड है, क्वांटिटी जो है वो किस यूनिट में लेनी है तब वैलिड है। तो ये जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है इसमें लैम्डा तो चूंकि वेवलेंथ है, किसी यूनिट में भी आप ले लें,
टेम्परेचर जो है ये अपने केल्विन में लेना है। इसी तरह जब आप स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करते हैं, जब टेम्परेचर में इंक्रीज कम होता है तो उसमें आपका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड होता था, यानी वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। ये जो टी टेम्परेचर था ये आपने डिग्री सेंटीग्रेड में लेना होता है, और ये उस वक्त फार्मूला आप यूज करते हैं जब आपका टेम्परेचर बहुत कम चेंज हो रहा है, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड से आप 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए, यानी 1 डिग्री या 2 डिग्री इंक्रीज हुए। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया या 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज नहीं करते थे, बल्कि आप ये फार्मूला यूज करते थे वी टी ओवर वी नॉट का स्क्वायर रूट, सॉरी, इज इक्वल टू टी ओवर टी नॉट। और ये फार्मूला उस वक्त होता है जब आपका टेम्परेचर केल्विन में हो। तो ये चीज़ें जो है ये मेमोराइज किया करें अच्छी तरीके से, जो आप फार्मूला है उसको याद किया करें कि इस फार्मूले की एप्लीकेशन कब और कहाँ करनी है। तो व्हीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 2.9 10⁻³ सॉरी +3 मीटर केल्विन। तो आपने लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करना है, टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन, इसको आप जब केल्विन में लेके जाएंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन का फार्मूला होता है 273 प्लस 37, तो 310 केल्विन बनेगा। तो यहाँ पे लगा दें, लैम्डा मैक्सिमम आपका आ जाएगा 2.9 10⁻³ और टेम्परेचर इधर आके डिवाइड हो जाएगा 310 केल्विन। अब 310 को आप ऐसा करें कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो आपका बनेगा, ऊपर 2.9 है तो इसको आप 3 लिख लें, और नीचे इसको आप लिखें 3.1 10⁻²। 3.1 भी ना लिखें, सिंपली 3 लिख लें, क्योंकि 3.1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 3 के, तो 3 जो है वो आपस में कट जाएंगे। ऊपर आपके पास आ गया 10⁻³ और नीचे है 10⁻², और इस तरीके से ये जब आप इनको कट आउट करेंगे तो आपके पास 10⁻1 रह जाएगा। अब यहाँ पे आंसर राइट ना आने की रीज़न आई थिंक कि ये जो मैंने कांस्टेंट ली है इसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि ये 10⁻+3 है या -3 है। तो अगर ये -3 हो तो फिर ये -5 आंसर करता है, जो कि इसके राउंड अबाउट आ रहा है। ये आई थिंक ये जो पावर है ये मैंने गलत ली है, यहाँ पे -3 लेना चाहिए था। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो 10⁻⁻6 मीटर है ये इंफ्रारेड रेंज में है। ये भी याद रखें, ये जो 10⁻⁻6 मीटर की वेवलेंथ होती है ये इंफ्रारेड रेंज में होती है। और वैसे भी आपको बताया हुआ है कि जो हार्ट बॉडी है, हार्ट बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। 11 क्वेश्चन है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मिशन ऑफ अ मेटल इलेक्ट्रॉन इज 13.24 10⁻⁻19 जूल। यानी किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसे थ्रेश होल्ड एनर्जी कहा जाता है, वो है 13.24 10⁻⁻19 जूल। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रिक्वायर्ड है, तो ये परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ से आ गई। जब एनर्जी मिनिमम होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। कैसे? क्योंकि हमें पता है ई जो है वो इक्वल होता है HF, और इसको जब आप वेवलेंथ की शक्ल में लिखेंगे तो ये बनेगा C/λ। अब जब एनर्जी मिनिमम यहाँ पे आप लेंगे तो एनर्जी मिनिमम तभी आएगी जब यहाँ पे लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
तो लिहाजा इस क्वेश्चन से परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं लैम्डा मैक्सिमम क्या चीज़ है। तो बस आपने वैल्यू पुट कर देनी, एनर्जी आपको गिवन है, एच आपकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो लैम्डा मैक्सिमम जो है वो आप फाइंड कर लेंगे एच सी ओवर एनर्जी पुट करके। तो एच होता है 6.63 10⁻⁻34, तो मैं 6.6 की बजाय सिर्फ 7 लिखने लगा हूँ, बजाय इसके कि मैं पहले स्टेप में 6.63 लिखूँ, अगले स्टेप में जाके मैं 7 करूँ। तो ये इस तरह आप करके टाइम अपना बचाया करें। सी जो है वो 3 10⁻8 है, और ई जो है वो आपको गिवन है 13.24। तो 13.24 इसको भी मैं डायरेक्ट लिखने लगूँ 1 यहाँ पे है, ये देखें 13.24। तो एक डेसिमल आप इधर लेके आएंगे तो 1.3 बनेगा, 1.3। तो 1.3 जो है उसको अप्रॉक्सीमेटली आप 1 ही लिख सकते हैं, लेकिन जो 10 रेस पावर है वो कितना रह जाएगा, वो -18 रह जाएगा, क्योंकि हम एक डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड पे चले हैं, तो लिहाजा 10 रेस पावर -19 की बजाय -18 रह जाएगा। अब 3 7 21 ऊपर आ गया, और 10 रेस पावर -34 और +8 जब होंगे तो आपका रह जाएगा 10 रेस पावर -26, और नीचे से -18 भी ऊपर जाएगा, तो माइनस का 26 और प्लस का 18, ये आपके पास रह जाएगा 8, प्लस का 8, सॉरी माइनस का 8, माइनस का 8। तो इसके हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो ये आ रहा है। बल्कि नहीं, ये नहीं आएगा, उसकी रीज़न ये है कि हमारा आ रहा है 21 10 रेस पावर -8, 21 10 रेस पावर -8, और 21 का भी जब आपने डेसिमल 2.1 पे लेके आना है, तो 10 रेस पावर -8 की जगह -7 रह जाएगा, और ये -7 अब पड़ा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो ये फर्मी ने डिस्कवर किया, सॉरी हर्ट्ज ने सबसे पहले थ्योरेटिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेश किया था, जिसको आइंस्टाइन ने बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। विच रेडिएशन कैन प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन, तो पेयर प्रोडक्शन के लिए गैमा रेस के अलावा कोई रेडिएशन नहीं है जो कि पेयर प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सके आपको। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, एवरी इंसिडेंट फोटोन कैन इजेक्ट, यानी हर किस्म का इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि हमें पता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, तो पहला तो हो गया रॉन्ग। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट की मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जबकि हमने पढ़ा है कि ये फ्रीक्वेंसी पे नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोटो करंट होगा। लेकिन ये याद रखें कि वो जो फोटोन है उनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी लाजमी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर इंटेंसिटी पे आप जाएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर इंटेंसिटी बेशक बढ़ाते रहे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होंगे। तीसरा, एवरी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी, यानी हर इजेक्ट होने वाला इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी सेम होगी, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस पे होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ जो है वो सरफेस से नीचे होते हैं, तो उनको इजेक्ट होके बाहर आने तक रास्ते में कोलिजन का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो लिहाजा सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती, तो लिहाजा राइट ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दी अबव है। लास्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन डजंट डिपेंड ऑन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना किस पे डिपेंड नहीं करता। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इस पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस पे डिपेंड करता है, तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो फ्रीक्वेंसी के साथ एक और चीज भी अटैच होती है, वो होती है वेवलेंथ, इसका मतलब है वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मेटल के वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने बताना है डजंट डिपेंड, कि किस पे डिपेंड नहीं करता, तो वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफेक्ट जो है
उस लिहाज से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो उस लिहाज से होंगे, और उनकी जो एनर्जी होगी वो भी उसी लिहाज से। अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो एमिटेड जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और अगर वर्क फंक्शन कम होगा तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, जबकि हमने ये देखना है कि किस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये है नन ऑफ दी अबव।